नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी संसार शाला में। ठीक है, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक। इससे हिंदी विषय से तैयारी करने वाले किसी भी परीक्षा में जो इसमें भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए ये कारगर वीडियो साबित होगा। प्रश्न पर चलते हैं। काम करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा शब्द, सॉरी यहाँ पर तेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तेज। तो तेज शब्द क्या है? तेज शब्द यहाँ पर क्या होगा? आपका क्रिया विशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कष्ट से संपन्न होने वाले को क्या कहते हैं? जो कष्ट से संपन्न होगा उसको क्या कहेंगे? कष्ट साध्य कहेंगे। ठीक है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला कौन होता है? समर्थक होता है। धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? धरती का पर्यायवाची है अचला। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, छोटा आ हो आता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो जिसमें अ आ दे तो उन्हें अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं अकारांत। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? भक्ति है, कुशलता है, लालिमा है या नमक है? तो यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा होगी वो नमक है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बोलने वाले के लिए क्या है? बोलने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जो बोलता है वो होता है वक्ता, और वक्ता के लिए क्या होता है? जो मैं शब्द प्रयुक्त होता है। तो मैं किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? उत्तम पुरुष के सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नंदिनी का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? नंदिनी का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? कामधेनु, उमा, गंगा, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है अगला प्रश्न? निम्न में से तत्सम तद्भव है। तत्सम तद्भव को इसमें जोड़ा बनाना है, जोड़ा नहीं बनाना है, इसमें पूछ केवल रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम है? चतुष्पद है या चौपाया है या चतुपद है या चातुष्पद है? तो सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर चतुष्पद होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि इसमें दिया है सर्वरी का क्या अर्थ होगा? तो यहाँ पर अगर आप पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से पता लगा लेंगे कि सर्वरी का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो सर्वरी का अर्थ होगा दोस्तों वो होगा, क्या होगा? रात्रि। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? जब इसमें कोई संधि कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पर केवल वर्णों का क्या है? यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन, वृक्ष धन छाया, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चाछा के पहले अगर कोई छतरी वाला छा है या संयुक्त वर्ण आता है तो उसमें क्या है? जो पूर्ववत है वर्गीय व्यंजन का, उसी की बढ़ोतरी हो जाती है, जैसे यहाँ पर चा की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अखबार किस भाषा का शब्द है? अखबार किस भाषा का शब्द है दोस्तों? चीनी का है, अरबी का है, फारसी का है या उर्दू का है? तो आप लोगों को बताना है कि अखबार किस भाषा का शब्द है। तो अखबार फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि हो सकता है राम का काम बन जाए। क्या कहता है दोस्तों? कि हो सकता है राम का काम बन जाए। यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा है, कंफर्म नहीं कर रहा है कि बने या ना बने, वो सिर्फ संदेह के हिसाब से कह रहा है कि हो सकता है, तो संदेहवाचक वाक्य। ठीक ना। तो अगला प्रश्न है, ई किस प्रकार के वर्ण है? दंतोष्ट हैं, तालव्य हैं, कंठ हैं, दंत हैं। तो यहाँ पर जो ई होता है वो क्या होता है? तालव्य। एक क्या नाम है, ट्रिक है उच्चारण के आधार पर जो होती है वो है इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। तो इसी ट्रिक के माध्यम से आप इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन है? लड़कपन है या समता है या क्या नाम है, ममता है या बड़प्पन है? ठीक है दोस्तों, तो क्या है इसमें? यहाँ पर जो ममता शब्द है वो भाववाचक जो शब्द है, संज्ञा है, वो सर्वनाम से बनी है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि मिश्रित वाक्य कैसे बनता है? मिश्रित वाक्य कैसे बनता है? अनेक प्रधान और अनेक आश्रित उपवाक्य से, एक प्रधान और अनेक आश्रित उपवाक्य से,
दो आश्रित वाक्यों के उपयोग से या दो साधारण वाक्यों के उपयोग से। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा यहाँ पर सही होगा अपना, एक प्रधान रहेगा और बाकी सारे वाक्य क्या रहेंगे, आश्रित उपवाक्य रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से तद्भव तत्सम का सही जोड़ा बताना है। सही जोड़ा कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं, यह नहीं पर ध्यान देना है। तो श्रृंगार का श्रृंगार होता है, उष्ट्र का ऊँट होता है, दधी का दही होता है। हमारा एक ही ऑप्शन बचता है चक्षु, चक्षु का आँख नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अयोध्या का पुराना नाम क्या है। अयोध्या का जो पुराना नाम है वो बताना है। साकेत है, अयोध्या है, कौशल है, अयोध्या नगरी है, ये बताना है। तो कौन सा है यहाँ पर जो साकेत का पुराना नाम है, तो साकेत का पुराना नाम क्या है, कौशल, क्योंकि यहाँ पहले, इससे पहले जो महाजनपद चलते थे उसमें महाजनपदों में ये कौशल था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महाभारत में कौन सा रस होता है। महाभारत में कौन सा रस पाया जाता है, तो आचार्य रुद्रट ने महाभारत में शांत रस माना है और वही सर्वमान्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि नील कमल को लाल कमल को क्या कहा जाता है। कोकनद कहा जाता है, पुंडरीक कहा जाता है, इंदिवर कहा जाता है, सरोरू कहा जाता है। तो जो लाल वाला कमल होता है उसको कहते हैं कोकनद, और जो नीला वाला कमल होता है उसको कहते हैं इंदिवर, और जो सफ़ेद कमल होता है उसको कहते हैं पुंडरीक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा। नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, नौ धन इग, क्योंकि आव के बाद अगर कोई भी असमान वर्ण होता है तो आव आव में बदल जाता है, और आव में बदला और इसमें आव में ई की मंत्र लगी तो अवि हो गया, और ना धन अवि बराबर नाविक इक। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नवधन इक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। तो इसमें जो पश्च स्वर बताना है उसको बताना है। तो ये जो ई है ये अग्र स्वर के अंतर्गत आता है, और ये तो बाकी व्यंजन है दोनों, बचता क्या है अपना बड़ा आ। बड़ा आ क्या हो गया यहाँ पर, पश्च स्वर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है। अगर भाषा की सार्थक इकाई पूछता, केवल सार्थक पूछा तो आपका क्या हो जाता है शब्द, और यहाँ पर लेकिन भाषा की क्या पूछ रहा है, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पूर्ण सार्थक है। तो भाषा की जो पूर्ण सार्थक इकाई होती है वो क्या होती है, वाक्य। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर जो स्वच्छ है ये अण संधि का उदाहरण है, तो सुधन अच्छ इसका होगा। ऊ के बाद कोई भी असमान आए तो उवा में बदल जाता है, तो इसमें से उवा में बदल गया, बचा आधा सा अव्वा अच्छे। ठीक है दोस्तों, स्वच्छ हो गया। आगे बढ़ते हैं। भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के कितने रूप हैं, चार। कितने रूप हैं दोस्तों, 4, 5, 3, 6। कौन सा है ये आपको बताना है। तो भाषा के अगर रूप पूछ ले जाए तो भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होती है लिखित भाषा, क्या होती है, एक लिखित होती है, एक मौखिक होती है। क्या होती है दोस्तों, एक मौखिक होती है और एक होती है सांकेतिक भाषा। क्या होती है, सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर। अगला है कि चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन की बात बता रहा है, तो मैं आपको बता दूं जो पहला हुआ था वो हुआ था 1975 में। कब हुआ था, जो पहला हुआ था वो हुआ था 1975 में, और दूसरा हुआ था 1976 में। दूसरा कब हुआ था दोस्तों, 1976 में हुआ था, और जो तीसरा हुआ था वो हुआ था 1983 में। कब हुआ था, 1983 में। और जो चौथा हुआ था, चौथा कब हुआ दोस्तों, जो चौथा हुआ था वो हुआ था 1993 में। कब हुआ था, 1993 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, 1993 में हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है संस्कृत में आयोगवाह कितने हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है संस्कृत में, ना कि हिंदी में। अगर हिंदी में आयोगवाह पूछता तो वहाँ पर होता 2। कौन कौन होता, अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों होता। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये संस्कृत में पूछ रहा है, तो जो संस्कृत में अनुस्वार होता है, संस्कृत में अनुस्वार कितने होते दोस्तों, संस्कृत में अनुस्वार 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है आयोगवाह पूछ रहा है, संस्कृत में आयोगवाह कितने, तो संस्कृत में आयोगवाह 4 होते हैं। एक होता है अनुस्वार, क्या होता है अनुस्वार, और दूसरा होता है विसर्ग,
दूसरा क्या होता है विसर्ग, तीसरा होता है उपदमानी, उपदमानी, और जो चौथा होता है वो होता है जिह्वा मूली। क्या होता है? जिह्वा मूली। ठीक है दोस्तों। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे लिखा जाता है ये भी बताऊं। तो ये लिखा ऐसे जाता है, ये होता है अनुस्वार और ये होता है विसर्ग और इस तरह होता है उपदमानी और ये होता है जिह्वा मूली। क्या होता है? ये जिह्वा मूली होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है महल किस भाषा का शब्द है? फिर से आ गया है, महल किस भाषा का शब्द है? अरबी है, तुर्की है, फारसी है या देशज है? तो जो महल शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि अगला प्रश्न है जिस वस्तु को पहना ना गया हो, जिसको पहना ना गया हो तो वो क्या होगा? नवीन होगा, अद्वितीय होगा या अप्रहत होगा या प्रहत होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा यहाँ पर? जिस वस्तु को पहना ना गया हो वो होता है अप्रहत। क्या होता है दोस्तों? अप्रहत होता है, अप्रहत। ठीक है, अप्रहत होता है। और जो पहना गया हो, जो पहना गया हो के लिए होगा प्रहत। क्या होगा दोस्तों? प्रहत। ठीक है, अगला चलते हैं। फूलों का गुच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? यहाँ पर वाक्यांश पूछ रहा है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जो फूलों का गुच्छा होता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अस्तवक। क्या होता है दोस्तों? अस्तवक। अगला प्रश्न है चौथा का तत्सम क्या होगा? तत्सम तद्भव होता है ना शब्द के भेद, तो चौथा का तत्सम होगा चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, अगले चलते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाला शब्द क्या कहलाता है? स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाला शब्द क्या कहलाता है दोस्तों, ये बताना है। अब यहाँ पर क्या कहलाता है? यौगिक कहलाएगा, रूढ़ कहलाएगा, योग रूढ़ कहलाएगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्वतंत्र सत्ता धारण ना करके किसी दूसरे के लिए रूढ़ होता है उसको कहते हैं यौगिक, योग रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़। जैसे यहाँ पर पंकज शब्द है। अब पंकज शब्द माने होता है, पंक माने होता है कीचड़। पंक का मतलब क्या होता है? कीचड़। और जा का अर्थ होता है उत्पन्न। तो जो कीचड़ में उत्पन्न हो उसे को क्या कहेंगे? पंकज। क्या कहेंगे दोस्तों? पंकज कहेंगे। अब कीचड़ में तो कई चीज़ें उत्पन्न होती है, जैसे मछली हो गए, घोंघा हो गया, लेकिन ये कि रूढ़ किसके लिए है? तो वो रूढ़ हो जाएगा कमल के लिए। किसके लिए? कमल के लिए रूढ़ हो जाए। तो यहाँ पर जो शब्द होगा वो क्या होगा? योग रूढ़ होगा। अगला चलते हैं। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। रमणी होता है, अबला होता है या कांता होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा? स्त्री का पर्यायवाची, स्त्री का पर्यायवाची जो नहीं है वो है उमा। उमा क्यों नहीं होगा? क्योंकि उमा पार्वती की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची होती है? पार्वती की। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। कारक चिन्हों को कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है, संज्ञा चिन्ह कहा जाता है, परसर्ग कहा जाता है या संयोजक कहा जाता है। ठीक है तो जो कारक चिन्ह होते हैं उनको हिंदी में क्या कहा जाता है? परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। जो देखने में अच्छा लगे, जो देखने में अच्छा लगे उसको क्या कहेंगे? मोहक कहेंगे, चित्ताकर्षक कहेंगे या मनोहर कहेंगे या प्रियदर्शी कहेंगे। तो जो देखने में अच्छा लगता है उसको कहते हैं प्रियदर्शी, और जो चित्त को आकर्षक करता है उसको कहते हैं चित्ताकर्षक। जो मन को हर ले वो होता है मनोहर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न संज्ञा शब्द कौन सा है? निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? अब कौन सी संज्ञा पूछा है इसमें ये नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर देखो ये भी क्या नाम है? संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। बस ये भाववाचक संज्ञा है और ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा के हिसाब से पूछ ले तो यहाँ पर क्या नाम है? जैसे हम अगर पूछ ले कि भाववाचक संज्ञा कौन है, तो यहाँ पर आप भाववाचक लिख लीजिए। क्या है? भाववाचक लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप भाववाचक लिख लीजिए, तब बताइए। तो जहाँ पर भाववाचक संज्ञा पूछ ले तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रोध। क्रोध, क्योंकि क्रोध संज्ञा तो है पर दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई नहीं देती किसको, जो केवल महसूस हो जाती है उसको क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किसी ग्रंथ के आरंभ के वक्तव्य को क्या कहेंगे? उपकथन कहेंगे, उपकथन कहेंगे या उत्कथन कहेंगे या संबोधन कहेंगे या प्राकथन कहेंगे। ठीक है, तो जब कोई भी किताब लिखी जाती है तो उसके पहले फ्रंट पर देखिए आप, इसमें प्राकथन लिखा रहेगा। क्या लिखाएगा? प्राकथन।
वही चीज़ ये पूछ रहा है कि जो किसी भी बुक का आरंभ होता है तो वहाँ पर क्या रहता है, तो वहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, प्राकथन रहेगा। क्या रहेगा, प्राकथन रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला शब्द है वास और बास शब्द का युग्म का अर्थ क्या होगा। शब्द युग्म का एक व्याकरण में एक टॉपिक होता है समोच्चरित संभिन्नार्थक शब्द। ये वही चीज़ है जो समोच्चरित मतलब जिसका उच्चारण समानता होता है पर उसका अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है, वही चीज़ है। यहाँ पर है वास और यहाँ पर है बास। वास का मतलब होता है जहाँ पर आदमी क्या करता है, वास करता है, निवास करता है। क्या होता है, वास करता है, निवास करता है। क्या होता है, निवास। क्या करता है दोस्तों, निवास करता है। ठीक है ना। और एक बास होता है, बास के माने होता है गंध। आदमी गांव देहात में जाओगे तो कहेंगे अरे बहुत बास मारत है यार। ठीक है ना। तो यही शब्द है। क्या है, यही शब्द है। तो इस वास का अर्थ क्या होगा, इस वास का अर्थ हो जाएगा आपका निवास और इस बास का अर्थ हो जाएगा गंध। तो इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, चौथा। ठीक है दोस्तों, अगले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा है कि वाक्य के मुख्यतः अंग हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो। कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं दोस्त, वो तो वाक्य के दो अंग होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 1000 को संस्कृत में क्या कहेंगे। 1000 को संस्कृत में क्या कहेंगे, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, 1000 को संस्कृत में क्या कहेंगे, सहस्त्रम या सहस्त्री या सहस्त्रस्ति या सहस्त्री। ठीक है ना। तो 1000 को संस्कृत में क्या कहेंगे दोस्तों, सहस्त्रम कहेंगे ना। कहेंगे सहस्त्रबाहु सम रिपुतु मोरा। एक पंक्ति नहीं संस्कृत में कि सहस्त्रबाहु सम तू रिपु मोरा। तो सहस्त्रबाहु एक राक्षस है जिसकी 1000 भुजाएं रही हैं, उसी पर कह रहा है कि सहस्त्रम। तो ये 1000 का क्या होगा, सहस्त्र। अगला प्रश्न है कि षट सप्तति, षट सप्तति का क्या होगा, 66 होगा, क्या होगा, 66 होगा या 67 होगा या 76 होगा या 87 होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ के बता दूं। जैसे यहाँ पर षट लिखा है और उसके बाद सप्तति लिखा। षट माने होता है 6 और सप्तति माने होता है 70। 70, तो 70 और धन 6 बराबर क्या हो जाएगा, 76। तो किस में ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है। तीसरा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब इसमें देखो प्रश्न, अगला प्रश्न है सारे दीपक बुझा दिए। जैसे इसमें है कोई पहला व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि क्यों सारे दीपक बुझा दिए। तो जब यहाँ पर कर्ता कर्म के माध्यम से काम करवा रहा है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आहार किसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है आहार, अस्थाई भाव के अंतर्गत, अनुभाव के अंतर्गत, विभाव के अंतर्गत या संचारी भाव के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत आएगा आहार, तो आहार होता है अनुभाव के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर काव्य शास्त्र में आप जाएंगे जब रस पढ़ेंगे तो रस के 4 अंगों में आपको अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलता है। ठीक है ना। और वही जो अनुभाव होता है, यही अनुभाव के 2 भेद होते हैं। एक होता है क्या नाम है, कायिक अनुभाव, एक नहीं 2 नहीं होता 4 होता है। कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार होता है और मानसिक अनुभाव होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 2 नगण और 2 भगण और 1 रगण से कौन सा छंद बनता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर छंद जो पूछ रहा है, यहाँ पर जो छंद पूछ रहा है वो वर्णिक छंद पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या है पूछ रहा है, वर्णिक छंद। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो 1 नगण हो गया, ये नगण और 2 भगण, तो 2 भगण और 1 फिर रगण, भागण, भा और 1 रा। इसी भा को हम क्या कहते हैं, अगर ऐसे कर ले नभय और एक को हटा दें तो यहाँ पर एक जो ट्रिक बनती है इसकी नगण भगण की। तो जैसे यहाँ पर है क्या है, 1 नगण है और 2 भगण है। तो यहाँ पर भा में आय की मात्रा लगा देते हैं, नभय, तो ये भा मतलब 2 बार भा पड़ जाएगा और एक है रा, एक, तो ये क्या होगा नभैर। और नभैर किसकी ट्रिक है, द्रुत विलंबित की। मैंने ट्रिक बनाई है नभैर द्रुत। तो अगर नभैर आ जाए तो आप जान लीजिए कि द्रुत विलंबित का ही
क्या है। तो यहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा, कौन सा छंद हो गया दोस्तों, द्रुत विलंबित छंद। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कहि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, और विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई साँचे सो मीत। यहाँ रहीम दास की पंक्ति है और रहीम कहते हैं कि कहि रहीम संपत्ति सगे, हे रहीम, रहीम कहते हैं कि हे बंधु, बनत बहुत बहुरीत, जो सगे संबंधी जो बनते हैं, जब आपके पास पैसा होता है तभी सगे संबंधी बनते हैं, ठीक है, तभी सगे। लेकिन जैसे ही विपत्ति आती है और विपत्ति की कसौटी में कोई साथ नहीं देता, और उसी विपत्ति की कसौटी में जो कोई आपको साथ दे दे वही तुम्हारा क्या होगा, सच्चा मीत होगा। क्या होगा, वही तुम्हारा सच्चा मीत होगा। इसका तो ये मान लीजिए क्या नाम है, साधारण अर्थ हुआ। लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि यहाँ पर कौन सा रस है, यहाँ पर कौन सा रस है दोस्तों, तो यहाँ पर शांत रस है, क्योंकि कबीर उपदेश दे रहे हैं, सॉरी रहीम दास जी उपदेश दे रहे हैं कि सच्चा मित्र कौन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है कि कल एक नई सुबह होगी, कल एक नई सुबह होगी, वाक्य में कौन से शब्द शक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो वाक्य है वो कोई कह रहा है, एक वक्ता है जो श्रोता से कह रहा है कि कल नई सुबह होगी। क्या होगी, कल नई सुबह होगी, मतलब कहने वाला का जो अर्थ है वो दूसरा है और सुनने वाले जो है वो दूसरा सुनेगा भी, समझेगा, वही समझेगा, क्या वही समझेगा जो समझाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आया है कि कल नई सुबह होगी, तो जो कहने वाले है उसका अर्थ कुछ दूसरा है। तो कल नई सुबह होगी कि मतलब कल एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। जैसे मैं कह दूं कि कल नया चीज़ होगा, अब कल नया चीज़ होगा मतलब क्या है कि कल नई वीडियो आएगी, उसमें नया टॉपिक रहेगा, नई चीज़, नई जानकारियाँ मिलेंगी। ठीक है ना, तो वही चीज़ होता है। यहाँ पर जो अर्थ है इसका अर्थ व्यंजित हो रहा है, नई सुबह का जो अर्थ है वो उसका अर्थ व्यंजित हो रहा है। तो जहाँ पर अर्थ का जब जब किसी भी वाक्य का अर्थ व्यंजित हो तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होगी दोस्तों, व्यंजना शब्द शक्ति होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मेघ आए बंठन के संवर के। ठीक है, मेघ आए बंठन के संवर के। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस जो वाक्य है इसमें रूपक अलंकार काम कर रहा है। मतलब जो मेघ है वो मेघ क्या नाम है, एक आदमी की भांति या एक किसी के भी भांति वो बंठन के, बन संवर के क्या है, आ रहा है। वो दिखा रहा है कि मैं अपना रूप क्या है, बदल रहा हूँ, अपने रूप में परिवर्तन कर रहा हूँ। तो जहाँ पर रूप बदलना होता है या रूप के अनुरूप बदल जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। और जहाँ पर रूपक अलंकार होगा वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति काम करेगी। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान लीजिए कि जहाँ पर रूपक अलंकार आए वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति ही होगी। जहाँ पर रूपक अलंकार आए वहाँ पर क्या होगा, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ठीक है दोस्तों, अगले चलते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य मम्मट ने काव्य दोष कितने माने हैं। ठीक है, 3 माने हैं, 5 माने हैं, 10 माने हैं या 24 माने हैं। ठीक है, तो जो आचार्य मम्मट हैं आचार्य मम्मट